10-12 हीलर्स के पास वो जा चुकी हैं। उसके बाद में वो हॉस्पिटल आ रही हैं। उसमें भी जो मैरिड वुमेन है, अनमैरिड वुमेन है, उसमें भी देखने में बहुत की मैरिड जो वुमेन है वो अपने ससुराल में नहीं बता सकती कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, या उनके ऊपर भूत पड़े थे आप उनके अगर एक चीज आप मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हम अगर फ्रॉइड की थ्योरी को देखें कि हमारा 3 कॉन्शियसनेस होता है, एक अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। और कोई भी हमारी अनफेवरेबल चीज है या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको सेप्रेस कर देते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चली जाती है। लेकिन वो कभी ना कभी किसी ना किसी बिहेवियर में वो वापस आती है, जिसको हम मतलब सामने तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अंदर हमको पता नहीं रहता कि वो क्यों है। क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो कुछ वुमेन्स आती थी तो उनको ये लगता था कि मैं अपने बच्चे को, कभी कभी मन करता है कि मैं इसको मार ही डालूं। बहुत जी। सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट होता ही होता है। हम्म। बस लोगों के अवेयरनेस की जरूरत है कि लोग अवेयर हो इसके बारे में, और उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जाएं। तो अब हमको ये बोलने से ज्यादा कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, अब हम लोग खुद ही इतने सक्षम है कि हम लोग चीजों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्रॉब्लम, उसका इफेक्ट मेंटल हेल्थ केवल एक मतलब एक एलोन टर्म नहीं है, उसके ऊपर आपका इन्वायरमेंटल, सोसाइटी, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। हम्म। कि अगर कि लोग क्या कहेंगे, जो स्टिग्मा है, लोग कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। अगर आप एक स्टेप लेके, अगर आप कुछ आगे निकल के आप हेल्दी रहोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो लोग आपको एग्जाम्पल मान के, जो बाकी औरतें नहीं निकल पा रही हैं वो भी आगे निकलेंगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर बीना बन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए एपिसोड में। आज का हमारा चर्चा का विषय है वीमेन मेंटल हेल्थ, जो कि एक महत्वपूर्ण है पर इसे हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है। जहां 5 में से एक वीमेन को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वहीं इस पर आज भी खुलकर बातें नहीं की जाती है। महिलाओं का स्वास्थ्य कई फैक्टर से प्रभावित होती है। मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस से लेकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कॉम्प्लेक्सिटी तक, सोशल इकोनॉमिक डिसपेरिटी और वायलेंस के गंभीर प्रभाव तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, जिन्होंने अपनी पीएचडी रिसर्च में उन महिलाओं के जीवन के अनुभवों पर काम किया है जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। वो फिलहाल ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रिसर्च के तौर पे काम कर रही हैं। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वीमेन मेंटल हेल्थ के अलग अलग पहलुओं पर। तो इस एपिसोड में अंत तक बने। आप महिलाओं के मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एकेडमिक एंड प्रोफेशनली कैसे अपनी रुचि दिखाई और कैसे इस क्षेत्र में अपना काम करने के लिए सोचा? एक्चुअली मेरा मैं अगर अपने की बात करूँ, ग्रेजुएशन से ही मेरा साइकोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा मास्टर्स है, अप्लाइड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जेएनयू में सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में एडमिशन लिया, जेएनयू में। और उस टाइम पे जब मैं एमफिल कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही किसी टॉपिक पे देखना था, तो मैंने सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर काम किया। उसमें उस वो एक रिसर्च थी मेरी, जिसके बाद मेरा वुमेन मेंटल हेल्थ के ऊपर तुरंत शिफ्ट हुआ। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरा एमफिल में मेरा मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर की। उत्तर मेरा मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है। तो मेरा जो रिसर्च था वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर था, जिसमें मैंने जब डेटा कलेक्ट किया तो मुझे ये मिला कि जितने भी पेशेंट्स थे, चाहे वो मेंटल हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट के लिए आए, लेकिन उनका एक जो पाथवे था वो कहीं ना कहीं किसी हीलर के पास से जाके, किसी मंदिर में, ओके। भगवान में, जो एक स्टिग्मा, एक जो प्रॉब्लम है उसको वो लोग एक ऊपरी चक्कर समझते थे, या किसी ने उनके पर जादू टोना कर दिया है, वो इन चीजों को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम का एक कॉज समझते थे कि भगवान की वजह से ये हो रहा है, मैंने कुछ बुरा किया है, कोई आत्मा आ गई है। तो उनका जो एक पाथवे था, तो पहले वो किसी हीलर के पास जाते थे, मंदिर जाते थे, फिर उसके बाद में जब वो नहीं ठीक हुए तो वो हॉस्पिटल में आए। कुछ पेशेंट हॉस्पिटल में आने के बाद में भी किसी हीलर के पास में उनका पैरेलली ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर जब मैंने डेटा कंपेयर किया मेल एंड फीमेल का, तो मेरा जो डेटा था वो बहुत ही
मतलब बहुत ही डिफरेंस उसमें देखने को मिला कि जो वुमेन्स पेशेंट थी वो मोस्टली उनका पहले से ही 10-12 हीलर्स के पास वो जा चुकी हैं। हम्म, उसके बाद में वो हॉस्पिटल आ रही हैं। उसमें भी जो मैरिड वुमेन है अनमैरिड वुमेन है उसमें भी देखने में बहुत कि मैरिड जो वुमेन है वो अपने ससुराल में नहीं बता सकती कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या उनके ऊपर भूत पड़े थे उनके ससुराल वालों वहां पे उसको अगर कुछ वैसा सिम्टम्स दिखे तो उनके जो ससुराल मतलब इन लॉज है उन्होंने उनके मायके उनको छोड़ दिया है। और जो अनमैरिड वुमेन्स है वो ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं है, वो छुप के आ रहे हैं हॉस्पिटल जी। कि किसी को बताएंगे तो उसकी शादी में दिक्कत होगी। हम्म तो फिर मुझे लगा कि वुमेन मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ही मतलब जरूरी है। फिर मैंने पीएचडी पे इस पे काम किया उनके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर पे कि वो ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं जा रहे हैं। उसमें भी डेटा में यही निकल के आया कि 74% ही मेंटल हॉस्पिटल आ पाते हैं। हम्म उनको आराम नहीं मिल रहा है तो क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है क्योंकि साथ क्योंकि एक पागल का टैग लग जाना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि यार मैं पागल हूँ क्या जो मेंटल हॉस्पिटल जाऊँ। जी बिल्कुल। और वुमेन के साथ वो और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है जो हम्म हमारा सोसाइटी में है कि उसको दूसरे घर जाना है। तो दूसरे घर वाले उसको एक मेंटल पागल को अपने घर नहीं रखेंगे। और कोई अनमैरिड है तो उस पागल से कोई शादी नहीं करेगा। जो पागल टर्म अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया जिसको लोग मेंटली इल अब यूज करते हैं लेकिन उनके दिमाग में यही है कि पागल का टैग लग गया तो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी वुमेन ऐसी थी मैरिड जिनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया ससुराल वालों ने भेज दिया कि ये पागल है मैं नहीं रखूंगी इसको। हम्म। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इसलिए मैंने मेंटल हेल्थ पे अपना काम किया और अभी भी मैं कुछ कुछ रिसर्च जो करती रहती हूँ वुमेन मेंटल हेल्थ के ऊपर इनफर्टिलिटी का मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। और भी कुछ कुछ मेरा यहाँ पे आईसीएसआर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे भी कुछ रिसर्च है वो भी मैं कर रही हूँ। जो कि हमें जो आगे के दिनों में देखने को मिलेगा उसके आगे के दिनों आउटकम। में देखने को मिलेगा। और होपफुली अगर कुछ अच्छा और भी होगा तो मैं जरूर बीना के जरिए आप लोग को बताऊंगी। जी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ और विमेन मेंटल हेल्थ पे आपने स्टडी किया है और उस पे काम भी कर रही हैं, तो जी क्या मेंटल हेल्थ को आप कैसे देखती हैं और स्पेशली विमेन मेंटल हेल्थ को कैसे देखती हैं? मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर शायद हम लोग कभी उतना ध्यान भी नहीं देते कि छोटी छोटी चीजें अवेयरनेस का प्रॉब्लम है कि हम उस मेंटल हेल्थ के साथ एक्चुअली एक स्टिग्मा भी है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमें कोई मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम्म तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ बहुत ही निग्लेक्टेड है। हम्म पहले लोग फिजिकल हेल्थ पे कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी जो भी होती है सबसे पहले फिजिकल हेल्थ उस पे ज्यादा फोकस रहता है। मेंटल हेल्थ को उसको एक अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस आई है बहुत सारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट भी किया गया है लोगों में अवेयरनेस आई है। लेकिन अभी भी अगर आप डेटा देखें तो बहुत ही कम लोग हॉस्पिटल तक जा पाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन वो फिर भी वो लोग नहीं जाते हैं किसी साइकाइट्रिस्ट के या साइकोलॉजिस्ट के पास भी अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम्म और अगर हम बात करें कि वुमेन मेंटल हेल्थ की तो वुमेन को तो हर बहुत सारी चीजों में अगर आप उसको सोशल इकोनॉमिक उससे देखें पॉवर्टी है उनके पास तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करनी पड़ती है किस कहीं ना कहीं से अगर आपका फिजिकल चीज या कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो वो आपके मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। तो वुमेन्स मेंटल हेल्थ इज बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसपे हमें काम करना चाहिए और उसको देखना भी चाहिए और लोगों को उसको कंसीडर भी करना चाहिए। इसके इसमें मेरी जो रिसर्च है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आई हैं। हम्म। धीरे धीरे मैं इसमें आपको उसके बारे में बताती जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, हूँ। तो अगर एज ए विमेन सोशलो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन कैसे किया जाए? अगर हम ये जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है अगर आप उसका देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस होते हम्म हैं। अगर आप डेटा को अगर उसको कंपेयर करेंगे तो हम्म जो लो सोशो इकोनॉमिक हैं हम्म तो ज्यादा लोग ड्रग अब्यूज हैं। ओके। उसमें अगर आप कहीं का भी डेटा लगा के उसको कंपैरेटिवली अगर स्टडी करते हैं तो आपका उसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है एजुकेशन जिसके पास कम है
मैं ये नहीं कह रही जिसके पास एजुकेशन ज्यादा है वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते, जी। लेकिन कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो हम्म आपको डेटा मिलेगा हम्म कि उसमें है, आपको जो डिफरेंसेस है ना वो आपको दिखेंगे। हम्म तो एजुकेशन एक है, अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो हम्म अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, हम्म सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसका फ्रस्ट्रेशन। अगर आप कोविड का डेटा उठा के देखें तो जिस टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं थी तो डोमेस्टिक वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया था। ओके। उसकी वजह से वुमेन्स के, उसके बाद ही बहुत सारे प्रोग्राम जो टेली मानस स्टार्ट किया गया कि लोग अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके और अपनी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। उसके बाद मिशन शक्ति स्टार्ट किया गया, हर पुलिस स्टेशन पे काउंसलर को रखा गया कि जिसको कोई प्रॉब्लम हो ड्रग अब्यूज का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस या फिजिकल वायलेंस, तो वो वहां पे आके अपना कर सकते हैं। लेकिन कितनी ही वुमेन वहां पे आती है, आप हम्म खुद सोचिए। सोसाइटी हमारी ऐसी है हम्म कि हम कोई भी कदम लेने से पहले 10 चीजें सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, जी जो बिल्कुल। स्टिग्मा है जी। ये क्या कहेंगे। और मैं अगर यहाँ से चली जाती हूँ हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन करती हूँ तो फिर मैं किसके साथ रहूंगी, क्योंकि शादी हो जाने के बाद में उनको ये भी डर रहता है कि भाई भाभी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हम्म हस्बैंड नहीं रखेगा, मैं अभी अर्निंग नहीं हूँ, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं क्या काम करूंगी, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। बहुत सारे डिसीजन वुमेन्स इस वजह से भी नहीं ले पाती है जी बिल्कुल। कि सोसाइटी का जो प्रेशर है। तो सोसाइटी का प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है जो या तो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। हम्म जो ज्यादा पढ़ लिख गए तो वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड कि वो निकल के कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ये नहीं कहूंगी कि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके लिए भी है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली अगर देखें तो उनके लिए ज्यादा है जो सोशली इकोनॉमिकल डिप्राइव्ड हो। ओके। और हमने अभी देखा है कि बहुत सारे वुमेन हैं जो घर पे काम करती हैं, वर्किंग भी हैं, घर का काम भी करती हैं, और एक तरीके से उनके ऊपर काफी लोड होता है। बाहर से इकोनॉमी भी गेन करना है, और इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करना है फैमिली को, और फैमिली को खुद भी सपोर्ट करना है, और उनकी वो वेटेज नहीं मिलती है। तो उसमें उनका मेंटल स्टेज क्या होता है, और कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर रही हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी कभी भी उसको कंसीडर ही नहीं करता। अब मैं वही चीज बोलूंगी, जितना अब एजुकेशन बढ़ता जा रहा है तो कुछ लोग, मतलब हम्म मैं 100 में से 1 या 2% लोग अब उसको देख रहे हैं कि उनकी वाइफ अगर काम कर रही है तो वो हाउस होल्ड वर्क में थोड़ा सा साथ में काम करने के लिए या वाइफ को आगे करने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं कोशिश। हम्म लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में ये एक जेंडर रोल, जी। जो टर्म हम लोग यूज करते हैं कि जेंडर का जो रोल है हम्म कि घर में अगर कोई बीमार है तो वुमेन को ही उसको देखना है। हम्म अगर वो पढ़ी है उसको अगर जॉब करना है तो सारी कंडीशंस उसको फुलफिल करनी है, कंडीशन सारे सारे काम उसको घर का सबके लिए मील तैयार करना है, सबको खिलाना है, उसके बाद वो अपना काम करे। फिर उसके बाद वो ऑफिस से आती है तो फिर उसको जो हमारी सोसाइटी में जो एक रोल फिक्स किया गया है वुमेन के लिए कि बच्चे का केयर वही करेगी, जो एल्डरली बीमार घर में लोग हैं हम्म उसका भी केयर वही करेगी। उसके बाद में उसको अपने लिए तो टाइम, अगर वो जॉब कर रही है, अगर कोई इंसान है, अगर आप उसको सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी काम में आप इन्वॉल्व करें, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो या फिर ऑफिशियल वर्क हो या फिर उसका अपना ही बच्चे का केयर करना है, ये सारे जो काम करी, फिर उसके बाद अपने लिए उसके पास तो कोई टाइम नहीं बचता। और जब आपके पास वर्क प्रेशर रहता है तो फिर मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली आपका हम्म इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको वो भी मैनेज करना है वो भी मैनेज करना है, हम लोग को 2 काम मैनेज करने होते हैं। तो उसमें दिक्कत आने लगती है। अगर अगर हम घर के मेल को देखें तो वो केवल बाहर का काम करके आके बोलेंगे कि मैं बहुत थक गया हूँ। हम्म लेकिन वुमेन अगर बाहर से काम करके आती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो सबके लिए खाना भी बनाए, चाय भी बनाए, हम्म सबको खिलाए, हम्म और फिर उसके बाद वो रेस्ट करे। तो जो रोल है जो हमारी सोसाइटी में पहले से ही कोट एंड कोट पेट्रियार्की सोसाइटी का जो रोल बताया गया कि वुमेन के ये रोल है, तो वो थोड़ा सा है कि वो मेंटल हेल्थ पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपने बताया कि विमेन हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के बारे में, तो एक वो विमेन हेल्थ का एक एस्पेक्ट होता है रिप्रोडक्टिव साइड। हम्म। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो बोला जाता है ओवरऑल, प्रेगनेंसी एंड उससे पहले भी, और चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम, तो इस दौरान में
रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को जोड़ के अगर हम देखें तो क्या निकल के आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो खाली मतलब रिप्रोडक्शन से जो उसका पहले से ही, अगर मैरिड वुमेन है अनमैरिड वुमेन है, उसकी हम बात नहीं करते। पहले अगर हम देखें तो प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम की बात करते हैं, पीएमएस की बात करते हैं हम। तो जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वुमेन्स को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम को और बहुत सारी मतलब मेंटली स्विंग्स, जिसको हम लोग स्विंग से कम यूज करते हैं कि बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोनल चेंज के बाद। तो उसमें इरिटेशन होता है, लोगों को डिप्रेशन फील होता है, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम ज्यादा अगर सीवियर लेवल पे होने लगती हैं तो उसको हम लोग एक डायस्पोरिक सिंड्रोम, मतलब प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्पोरिक सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। और इससे बहुत सारी मेरे ख्याल से डेटा, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, डेटा इसका 3 to 17% लोग इसको फेस करते हैं, वुमेन फेस करती है। तो जब पीरियड्स होने से पहले जो वुमेन का जो मूड का, तो वो मेंटल हेल्थ पे उनके इफेक्ट डाल रही है। अगर हम इसको, अगर रिप्रोडक्शन, जो मैरिड वुमेन जैसे बच्चे को डिलीवर करना या कंसीव करना, इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, तो अगर कोई वुमेन अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो भी उसको सोसाइटल प्रेशर होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है कि आपका एक वारिश होना चाहिए। जी। ठीक है। अगर वो चीज नहीं कर पा रही तो उसको सोसाइटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी, मैंने तो एक केस, मैंने इस पे एक रिसर्च वर्क किया था। तो मैंने उसमें देखा, मैंने कुछ वुमेन्स को लिया जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो वो बहुत सारे आईवीएफ सेंटर भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनको दिक्कत हो रही है। और वो आईवीएफ बहुत ही मतलब प्रॉब्लमैटिक भी है, क्योंकि उसमें आप एक, वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, उससे आपको उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन वो वुमेन क्यों जा रही है वहां पे? इसलिए जा रही है क्योंकि उनके पास सोसाइटी का प्रेशर है। बच्चा तो आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक अपना जो चाइल्ड होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि मतलब हमारे खानदान कैसे चलेगा। जी बिल्कुल। उसकी वजह से किसी वुमेन के ऊपर इतना प्रेशर डालना कि वो आईवीएफ के लिए जा रही है, अपने शरीर के साथ में वो कितनी सारी मेडिकेशन करवा रही है, जिससे उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो उसको बर्दाश्त कर रही है कि उसका अपना बच्चा हो। अगर वो भी अगर उसका नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद में सेकंड मैरिज का भी उनको एक फियर रहता है कि उसके हस्बैंड छोड़ देंगे, सास ससुर बोलेंगे कि दूसरी शादी कर लो। तो ये जो हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स है रिप्रोडक्ट, अगर हम सोसाइटल वैसे देखें तो मेंटल हेल्थ, इस जो हार्मोनल चेंज है उससे तो हो ही रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। क्योंकि हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके बच्चे का बर्थडे है और कोई वुमेन है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वो उसको उस बर्थडे में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो उसको अशुभ मानते हैं कि वो आएगी और फिर वो, मैंने एक दो केसेस मैंने डेटा कलेक्ट किया था तो मैंने ये देखा कि जो वुमेन मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है, इनफर्टाइल है, तो उनको बुलाया ही नहीं जाता। सोसाइटी के कोई भी शुभ अवसर पे, जो हम लोग के यहाँ शादी ब्याह हो गया, किसी बर्थडे, बच्चे की छठी हो गई, तो उन लेडीज को नहीं बुलाया जाता। तो उससे उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी नॉर्मल इंसान है, अगर सोसाइटी में उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अगर जो वुमेन कंसीव भी कर रही है तो उनके भी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपने जो मैं भी मूड स्विंग का बात कर रही थी, कंसीव करने के टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वुमेन की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर उस पर प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए, अगर वो अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान ना रखे और अपना एनवायरनमेंट अच्छा ज्यादा खुशनुमा ना रखे, तो बच्चे की सेहत पे भी इफेक्ट पड़ता है और उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। दोनों की ही मेंटल हेल्थ उससे इफेक्ट होती है। तो अगर कंसीव कर रही है तो भी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ पे, अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले। अगर कंसीव नहीं कर रही है तो भी इन्वायरमेंट उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान ही मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो एक प्रेशर वो भी होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम जो टाइम होता है, तो एक न्यूली मदर के लिए एक स्ट्रेस जो क्रिएट होता है, बच्चे का आना, स्लीप डिप्राइव का होना, तो उस टाइम पे
जो मेंटल इश्यूज उनके आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या, उनके हेल्प के लिए हमें क्या उपाय करनी चाहिए? अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें तो कोई भी जैसे कि अगर वो कंसीव भी करती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही जब वो बच्चे को बर्थ दे देती है तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप एक नई जिंदगी को उसको शुरुआत से, मतलब वो बच्चा अभी कुछ जानता नहीं है, आपको उसको फीड कराना है, उसको उसके साथ में आपको भी उस बच्चे के साथ में, वो तो आया ही है नई दुनिया में, लेकिन आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, उसमें आपको एडजस्ट करने में भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे का सोने का जागने का टाइम फिक्स नहीं होता कि वो इस टाइम सोएगा इस टाइम जागेगा। इस टाइम उसको 2-2 घंटे पे 3-3 घंटे पे उसको फीड कराना पड़ता है। तो ऑब्वियसली मदर के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है, क्योंकि वो अच्छी नींद नहीं ले पाती है, उसको बहुत सारी चीजों का इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आपको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। तो जब मेडिकेशन पे भी कुछ वुमेन का सिजेरियन होता है तो मेडिकेशन पे उसको बहुत सारी दिक्कत है बच्चे के साथ में। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई वुमेन ने बच्चे को बर्थ दिया तो वो पूरी फैमिली का ही एक पार्ट है बच्चा। तो खाली वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बर्थ देने के बाद कि खाली वही सब कुछ करेगी। मुझे लगता है कि पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उनको भी थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट करना चाहिए एक वुमेन को, कि अब बच्चा है तो उसको सोने का, उसको उसका टाइम फिक्स नहीं है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप हेल्प कर सकते हैं उस वुमेन की जो रात में जाग रही है, किसी टाइम सो रही है किसी टाइम नहीं सो रही है। तो थोड़ी देर कोई और देखे उसको, अगर फैमिली सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे और वो बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे का, क्योंकि उसके लिए भी एक नया एनवायरनमेंट है उस चीज को हैंडल करने के लिए। तो जो एक्सपीरियंस घर के बड़े लोग हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उससे बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी और माँ की भी सेहत अच्छी रहेगी। जैसे कि अभी हमने देखा भी है कि बहुत सारे मदर ये बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब मैं प्रेगनेंसी में खुश थी पर पोस्टमार्टम में नहीं खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं वही मेंटल हेल्थ, मेंटल या इश्यूज आ जाते हैं। हाँ हाँ। कि बेबी का प्रेशर आ गया कि मैं कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, खुद की आइडेंटिटी क्वेश्चन मार्क पे हो जाती है। तो आप अगर एक चीज आप, मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हम अगर फ्रॉइड की थ्योरी को देखें कि हमारा 3 कॉन्शियसनेस होता है, एक अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। और कोई भी हमारी अनफेवरेबल चीज है या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको सेप्रेस कर देते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चली जाती है। लेकिन वो कभी ना कभी किसी ना किसी बिहेवियर में वो वापस आती है, जिसको हम मतलब सामने तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अंदर हमको पता नहीं रहता कि वो क्यों है। क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो कुछ वुमेन्स आती थी तो उनको ये लगता था कि मैं अपने बच्चे को, कभी कभी मन करता है कि मैं इसको मार ही डालूं, जी। कि मैं इसको इसका गला दबा दूं। लेकिन फिर मैं बाद में सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैंने ये क्या, मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच रही थी। तो मैंने उनका केस हिस्ट्री लिया तो मुझे ये उनकी केस हिस्ट्री मिला कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तब से लेके उनके साथ में प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर में लड़ाई झगड़े थे, ये सब कुछ थी, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो अपना, उसका नींद नहीं हुआ, उसको कुछ बनना था तो उसने बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया। जॉब करना चाहती थी, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो जॉब नहीं की उसने, या घर वालों ने कि बच्चे को कौन देखेगा, तो उसने अपनी कुछ इच्छाएं जो उसको करनी थी वो उसने दबा ली कि मैं बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊंगी। तो उसने ये, होता है कि जब हम कुछ अनडिजायरेबल चीजें या डिजायरेबल चीजें को हम अगर अंदर दबाते तो वो किसी ना किसी फॉर्म में वो निकलती है। लेकिन हम सोसाइटी में या अपने आप से हम उस चीज को, हम शीशे के सामने खड़े होके भी अगर वो बोले तो हमको लगेगा अरे मैं ये, मतलब मैंने ये कैसे सोच लिया। हाँ। तो वो बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका जो सप्रेस था कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाई, तो उसका जो हेट वाला एक तो बच्चा है वो, अब मदर है तो बच्चे के लिए वो इतना खराब नहीं सोच सकती, लेकिन जो उसके अनकॉन्शियस में है कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाई, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं उसको, कि वो उस बच्चे के ऊपर निकलता है गुस्से में। और जो वुमेन्स नहीं निकाल पा रही है तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ना ही वो बाहर निकाल रही है। एक कैथार्सिस टेक्निक होती है कि हमको अगर बहुत किसी चीज का बुरा लगा तो हमने रो लिया तो वो हमारे इमोशंस निकल गए। जी। तो वही वाली चीज है कि पोस्टमार्टम बहुत सारी वुमेन्स इस चीज को
ऐसे कि बच्चे को मार देंगे, ये ख्याल आया मेरे दिमाग में, ये कैसे आ गया, मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो उस चीज को, उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि वो क्यों, ये क्यों कर रहे आया उनके अंदर। लेकिन इसीलिए आजकल साइकोलॉजिस्ट का रोल मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी है। और लोगों को जरा से भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनके पास जाना भी चाहिए। और बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाइट्रिस्ट होता ही होता है। हम्म। बस लोगों के अवेयरनेस की जरूरत है कि लोग अवेयर हो इसके बारे में, और उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो जाएं। ओके। और भले ही वो किसी पढ़े लिखे इंसान से भी अगर एक बार अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो उनको सजेस्ट करेगा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना है जी। और उसको किसी को बताना है। तो ये बहुत ही मतलब इनिशियल और प्रिवेंटिव स्टेप होगा, तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस और उसको खत्म, मतलब ठीक करने के लिए। जैसे कि मैंने इस मुद्दे पे और देखा है कि विमेन जो है अपना डिस्कशन किसी को बताती भी हैं, जैसे फैमिली में किसी को शेयर किया तो सामने से ये आ जाता है, हमने भी 4 बच्चे को पाला है, हमने 2 बच्चे को पाला है, हमने 3 बच्चे को पाला है, हम माए को करना ही होता है। ये एक जो टैगलाइन दे दिया जाता है कि माँ ऐसे ही करती, तुम्हारी माँ भी ऐसी की होंगी, हमारी माँ भी ऐसी की है, तो ये वही चल। उसी बात को मैं बोल रही हूँ, जेंडर रोल हाँ। वो पहले से फिक्स है। लेकिन पहले अगर हम देखें तो पहले उतना एजुकेशन नहीं था। हम्म। अभी वुमेन्स पढ़ चुकी हैं, उनको कुछ करना है तो उनको ये लगता है कि मतलब इसके साथ मुझे अपना भी करियर देखना है, ये सारी चीजें हैं। और पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, जी। अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में, मतलब वो इसको अर्बनाइजेशन का भी एक फैक्टर माना जा सकता है कि लोग माइग्रेट होके जा रहे हैं जॉब के लिए। तो अब न्यूक्लियर, पहले ज्वाइंट फैमिली में ये होता था कि बच्चा खेल रहा है, सब बच्चों के साथ में खेल रहा है। अब बच्चा क्या है, बच्चा अब अकेले रह रहा है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हम्म। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम पहले 100 साल पहले के इन्वायरमेंट को अभी के इन्वायरमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म। पहले डिमांड कुछ और थी, अभी डिमांड कुछ और है। तो हमें लगता है कि वक्त के साथ हमें भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काउंसलर लोग होते हैं, हम्म। तो वो कोई प्रोग्राम के तहत है या ऐसी कौन कौन सी प्रोग्राम चलाई जा रही है जिसमें काउंसलिंग की सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1986 में, जी। जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, सबसे स्टार्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन अब सारे ही डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है हम्म। 2020 के बाद से। हम्म। मोस्टली, बहुत ही रेयरली कहीं पे होगा तो नहीं होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वैसे सभी जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट हो चुके हैं। हम्म। तो किसी को भी अगर कुछ दिक्कत लगती है तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिस एरिया में है उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वहां पे कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो टेली मानस भी एक प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट के अंतर्गत। उसमें आपको एक फोन नंबर होता है, उस फोन नंबर पे, वो फोन नंबर मतलब आपकी मानस टेली टेली मानस का अगर आप खोलेंगे तो वो हर स्टेट का हम्म। है, उसमें नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। हम्म। और अब जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी बहुत सारे काउंसलर पुलिस स्टेशन में अपॉइंट किए गए हैं, हम्म। आप वहां पे जा सकते हैं। नहीं तो नेशनल कमीशन वुमेन है, हम्म। वहां पे आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हम्म। ये बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स स्टार्ट की है, बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो आप, मेरे ख्याल से अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो, अब सब लोग इंटरडिसिप्लिनरी काम कर रहे हैं सब हम्म। में। स्कूल हेल्थ में भी अब स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी स्टार्ट किया जा चुका है। अभी कुछ स्टेट में वो इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ स्कूल में नहीं हुआ है, कुछ जगह स्टेट में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे हो चुका है। तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं कि हम, मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो बस आपको जरूरत है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आप हम्म। उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करिए। आज हमारा सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव हो चुका है, सबके पास में मतलब स्मार्टफोन है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप फालतू के जो वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई आप इशू है, आप उसका प्रोग्राम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हमको ये बोलने से ज्यादा कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, अब हम लोग खुद ही इतने सक्षम है कि हम लोग चीजों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
जैसा कि डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाई जा रही है। अगर कोई भी महिला मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रही है या पुरुष जूझ रहे हैं, तो आप इन सब प्रोग्राम के तहत काउंसलर से मिल सकते हैं, अपनी हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं और आगे की जानकारी, बेहतर हेल्थ को, हेल्थियर लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाएं आजकल डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो पुअर फैमिली से हो या रिच फैमिली से हो, एजुकेटेड हो या अनएडुकेटेड हो, सभी लोग वायलेंस फेस कर रही हैं कहीं ना कहीं। और उनको वर्क प्लेस पे भी सेक्सुअल असॉल्ट का फेस कर रही हैं। तो ये जो सारे वायलेंस है वुमेन का, वो मेंटली कितना अफेक्ट करता है और इसमें वुमेन बाहर आके कितना बात कर पाती हैं और कैसे इसको डील किया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में तो मैंने पहले ही बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो मोस्टली तो वैसे ही लड़ाई झगड़े जो घर के हुए, या फिर आप डाउरी के केसेस होते हैं उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जिससे वुमेन की मेंटल हेल्थ पे ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। अगर हम डाउरी का बात करें, हम्म। वुमेन की फैमिली है वो, उनको अब उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे दिया। अब उसको ये है कि अगर पेरेंट्स से वो बोल नहीं सकती डाउरी के लिए, और पेरेंट्स क्यों देंगे? अपनी बेटी को उन्होंने दे दिया तो वो क्यों, अब शादी हो गई है, अब उसके बाद में हर 1-2 साल पे कुछ ना कुछ बोलना मांगना, तो वो उससे वुमेन की मेंटल हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, प्रेशर पड़ ही रहा है। उसके बाद में फिर उसके साथ वायलेंस हो रही है, तो फिजिकली भी वो असॉल्ट हो रही है। उसके बाद में वो, अगर आप किसी को फिजिकली असॉल्ट करोगे तो जिस माहौल में वो रह रही है उसको वहां कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, इसीलिए असॉल्ट हो रही है, तो वो किसी से अपनी प्रॉब्लम कह भी नहीं सकती है। जी। और वो बाहर निकल के किससे कहेगी, ये भी उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर निकलना एक बहुत बड़ा कदम होगा उसके लिए, तभी वो नहीं ले पा रही है कि उसको आगे उसके ऊपर क्या स्टिग्मा, स्टिग्मा सोसाइटी का जो एक रोल है ना, कि मुझे लगता है ना बहुत सारी वुमेन इसलिए भी नहीं ले पाती क्योंकि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, एजुकेटेड नहीं है। उनको ये लगता है कि अगर ले लिया तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगी, हम्म। इसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रही है। और वर्क प्लेस का अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस में भी सेम सिमिलर स्टोरी है कि अगर आपका कोई हायर अथॉरिटी है हम्म। और वो आपके साथ में कुछ करता है, तो आपको एक वहां पे है कि मैं अपना कहीं जॉब ना मेरा चला जाए। हम्म। आपने अगर जेंडर का, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं इस पे कि वुमेन्स को बहुत ही बड़ी पोजीशन पे लोग नहीं बिठाना चाहते हैं, कि अगर जहाँ पे रिस्क होगा वहां पे वुमेन को, इसको ग्लास सीलिंग, बहुत सारी थ्योरीज इस पे दी गई हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम उस चीज से बाहर निकल के स्टेप ले, तो उसके बाद में हमारे साथ क्या होगा, कि हमें कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। वो शायद से एक वुमन को एक कदम पीछे ले जाता है। अगर वो आगे जाना भी चाहती है तो वो सोच, तो वो उसके मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि मैं डिसीजन लूं, बाहर जाऊं, किसी से कहूं या ना कहूं, तो ये भी एक मेंटल, वो एक स्ट्रेस में है कि कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है उसके अंदर कि उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उसके साथ में फिजिकली असॉल्ट भी हो रहा है, तो अब इससे उसकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, लेकिन वही है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। और क्योंकि हम अगर कोई स्टेप नहीं ले रहे तो हम सामने वाले को और प्रवोक कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ऐसा करे, क्योंकि उसको पता है कि वो स्टेप नहीं लेगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि स्टेप लेना चाहिए, और जो प्रोग्राम्स है उसको अवेल भी करना चाहिए वुमेन्स को, हम्म। क्योंकि जो उनके साथ बुरा हो रहा है उससे बुरा ही क्या ही होगा। हम्म। ये आप घुट घुट के जी रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आजकल बहुत सारे काम है आप कर सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसमें वो वुमेन सशक्तिकरण के लिए, हम्म। उसमें वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग भी स्टार्ट किए हैं, हम्म। जिसमें वुमेन जाके सीख सकती हैं और अपना कुछ, अपना उनको उसमें फंडिंग भी मिलती है और वो अपना कर सकती है। तो अगर आप ये सोच के कि मेरे साथ बाद में क्या होगा, हम्म। आप प्रेजेंट अपना खराब करे और घुट घुट के जी रहे हो, तो मुझे लगता है कि स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि आपने बात की कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो तो वर्क के लिए हुआ, लेकिन जो महिलाएं वर्क प्लेस पे असोल्ट हो रही हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट के तरफ से कुछ हेल्पलाइन है या फिर कुछ अलग से हाँ, प्रोग्राम है? वर्क प्लेस पे बहुत सारी वुमेन्स के साथ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको। वो सेक्सुअली अब्यूज भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे हैं, उसके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने चलाए हैं, लेकिन
प्रॉब्लम वही वही आ जाता है ना कि हम घूम फिर के तो वही इन्वायरमेंट तो वही है, क्योंकि हम कोई स्टेप ले रहे हैं वहां से निकलने के लिए, या किसी कंप्लेन, हमारी सारी यूनिवर्सिटी में जीएसकेएस का एक कमेटी होती है, सारे ऑफिसेज में जेंडर सेंसिटिव एक कमेटी होती है। लेकिन लोगों को डर ये लगता है, वुमेन्स को डर ये लगता है कि हम उनके पास गए तो वो मुझसे हायर अथॉरिटी है, तो वो कहीं उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना कर दे, मेरी जॉब ना कहीं चली जाए। तो वो भी एक मेंटल हेल्थ पे और प्रेशर डालता है, और वुमेन को वो वाली सिचुएशन को फेस करने के लिए मतलब एक बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेज रहता है। हम्म। तो है तो उसके लिए भी आप स्टेप ले सकते हो। बस यहाँ पे अवेयरनेस की बात है कि आपको अपनी बात कहनी है किसी से, नहीं है तो आप किसी भी चीज के लिए तो आप तो पुलिस को तो अगर आपको कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है तो पुलिस की हेल्पलाइन भी है वुमेन्स के लिए बहुत ही, आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो उसके लिए भी वुमेन्स के लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। वर्क प्लेस में आपके ऑफिस में बहुत सारे जेंडर सेंसिटिव कमेटीज होती हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप तो लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आप किसी को बोलेंगे नहीं तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, तो बोलना बहुत जरूरी है, अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वर्क प्लेस पे जो सपोर्ट जो दिखना चाहिए एक प्रेग्नेंट वीमेन को और न्यूली मदर के लिए, तो उसकी जो कमी आती है वर्क प्लेस में, उसको आप कैसे देखती है? वर्क प्लेस पे अगर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट में है, कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल भी है, तो गवर्नमेंट ने एक सब जगह ये है कि आपको 6 महीने की मेंटेनेंस लीव मिलेगी। हम्म। लेकिन प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक भी 9 मंथ का होता है, और उसमें भी वुमेन को ऑफिस आना ही, क्योंकि वो एंड टाइम पे ही लीव लेना प्रेफर करेगी कि बच्चे को वो अपना टाइम दे पाए बर्थ देने के बाद। लेकिन प्रेगनेंसी से कुछ लोग को कुछ पहले भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट शायद उनको कुछ सिक लीव या उस तरीके का लीव देती है, पैटर्नल लीव भी मिलता है। लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है वो वुमेन को एक अगर वो परमानेंट जॉब में है तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कहीं ना कहीं एक फियर रहता है कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, अगर मैंने इसमें एक दिन ज्यादा ले लिया, 2 दिन ज्यादा ले लिया, तो उसकी जॉब को कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो वो उसके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट डालेगा। और बच्चा 6 महीने का या 5 महीने का, अगर उसने 1 महीने पहले छुट्टी ले ली है तो 5 महीने का ही बच्चा हो पाएगा, तो मदर को तो 6 मंथ तक तो फीड कराना ही है बच्चे को। उसके बाद में भी बच्चे फीड करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बच्चे बहुत शुरुआत से बाहर का चीज लेना और ये सब नहीं स्टार्ट कर पाते, और बच्चे को कौन देखेगा घर पे, तो वो तो एक मेंटल प्रेशर रहता ही है। और मदर के ऊपर ऑब्वियसली वो घर पे बच्चे को छोड़ के आ रही है, भले ही लोग चाहे जितना भी केयर करे, लेकिन एक माँ बच्चे को छोड़ के आ रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो सही से होगा, उसने खाया होगा, उसको दूध मिला होगा नहीं मिला होगा, कहीं उसको ये दिक्कत ना हो। तो वो भी तो हमारे दिमाग में काम के साथ में दौरान वो चीजें चल रही है, फिर आप ऑफिस से जाके फिर उस बच्चे को टाइम दे रहे हो, तो बच्चे का जो अटैचमेंट होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मदर दिन भर बाहर ही रही, जब वो जानने समझने वाला, जैसे 6 मंथ के बाद ही अगर हम बात करें, बच्चा जब छोटा तो अपनी मदर को भी केवल टच करने से या 5-6 महीने से, फिर वो तुरंत ही उसकी माँ उससे इतने टाइम के लिए दूर रह रही है, तो अटैचमेंट भी उतना अच्छा बॉन्ड नहीं हो पाता है बच्चे का। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे की माँ को बच्चे के साथ रहना चाहिए 1 आध साल तक, क्योंकि वो जो अटैचमेंट वाली जो फीलिंग है, बहुत सारी मदर ऐसी होती है उनको बच्चे के साथ अटैचमेंट होता ही नहीं, बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स को देखेंगे उनको बच्चे के साथ में उतना अटैचमेंट नहीं है, और बच्चा भी उनको उतना अच्छे से नहीं समझता जितना कि वो अपनी मेड जो केयर जो गिवर। उसको, हाँ केयर गिवर है, जो उसको खाना खिला रही है, जो उसके साथ रह रही है, वो उसको ज्यादा ही अपनी मदर लाइक फिगर समझने लगता है रादर देन उसकी मदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करें हम, तो वो कैसे इन सब इश्यूज पे काम कर सकती है? कोई भी इशू है उस पे मेंटल डिसिप्लिन अप्रोच ही हमको अपनानी चाहिए, क्योंकि हम किसी का अगर फिजिकल हेल्थ देख रहे हैं तो खाली हम हेल्थ को नहीं देख सकते, कि उसका एनवायरनमेंट भी हमको देखना पड़ेगा, वो क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पी रहा है, किस एनवायरनमेंट में वो जा रहा है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट हुई। वैसे ही मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बायोलॉजिकल उसका फिजिकल क्या है प्रॉब्लम, उसका इफेक्ट, मेंटल हेल्थ केवल एक मतलब एक एलोन टर्म नहीं है, उसके ऊपर आपका इन्वायरमेंटल, सोसाइटी, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच तो किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको अपनानी ही पड़ेगी, और मेंटल हेल्थ के लिए आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट
जिस जो अगर हम एजुकेशन की बात कर लें, सोसाइटी स्टिग्मा की बात कर लें, तो जब आप सोसाइटी में कहीं पे भी रह रहे हो, तो जो आपका आसपास का फैक्टर, आपका फैमिली, आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका एजुकेशन, आप कितने अवेयर हो अपनी हेल्थ के लिए, वो भी मैटर करता है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, आप किसी भी चीज को आप देख लो, आप एजुकेशन को भी देखेंगे तो भी आपको सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस एनवायरनमेंट से स्कूल में जा रहा है, वहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं है, वहां पे स्कूल कितना पास है कितना दूर है। तो सारी चीजों में आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी प्रोग्राम पॉलिसी को आप अच्छा बना सकते हैं। वैसे ही आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आपको खाली पेशेंट को ही नहीं देखना है। जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले उससे यही पूछते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। हम सारी चीजों को उसका केस हिस्ट्री के टाइम पे ही उससे पूछते हैं कि वो 5 साल की उम्र से या बचपन से जब वो पैदा हुआ था तब से अभी तक का उसका क्या इन्वायरमेंट रहा है। तो कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी के लिए मेरे हिसाब से ही नहीं, मेरे पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी प्रोग्राम। तो लास्ट में हम यही पूछना चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर और स्पेशली महिलाओं के मेंटल हेल्थ पे जो इश्यूज आते हैं उसके लिए की मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जिससे वो ये सब से ओवरकम हो सके और मेंटली फिजिकली और सोशली वो स्ट्रांग बने। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वुमेन्स को अपनी हेल्थ का भी थोड़ा, क्योंकि जब वो हेल्दी रहेंगी चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, तभी वो दूसरे की कोई हेल्प कर पाएंगी और हेल्प बाकी जो घर के मेंबर है उनका ध्यान दे पाएंगी। तो मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं बोलूंगी कि वो सेल्फिश हो जाए, खाली अपने बारे में सोचे, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा उनको और अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। और सबसे पहले वुमेन को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उससे ऊपर निकले वो, कि अगर कि लोग क्या कहेंगे, जो स्टिग्मा है, लोग कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। अगर आप एक स्टेप लेके अगर आप कुछ आगे निकल के आप हेल्दी रहोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो लोग आपको एग्जाम्पल मान के, जो बाकी औरतें नहीं निकल पा रही हैं वो भी आगे निकलेंगी। जी बिल्कुल। तो आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है और अपने आप को टाइम देने की जरूरत है, मैं ये कहूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे से के साथ शेयर करने की जरूरत है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, आप उनको उनके बारे में जानिए और उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपको फायदा हो रहा है, आप आगे निकल रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे आगे निकलने के लिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो धन्यवाद। उसके लिए थैंक यू। अभी आपने देखा, डॉक्टर प्रियंका से जाना कि किस तरीके से मेंटल इश्यूज जो महिलाएं और सोसाइटी में प्रेशर के कारण झेल रही हैं, चाहे वो घर में हो, डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में, वर्क प्लेस में सेक्सुअल असॉल्ट हो, या किसी भी रूप में, एक माँ और बच्चे के बॉन्डिंग के बाद भी जो प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो एक स्ट्रेस और स्ट्रेस को फेस करती हैं महिलाएं, तो ये सब के लिए भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। और जैसे डॉक्टर प्रियंका ने हमें सलाह दी है कि आप किस तरीके से ओवरकम ये सब सिचुएशन को कर सकते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप ये सब से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।